गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को देख रहे थे, क्लोरोफिल की संरचना के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो क्लोरोफिल की संरचना दो तंत्र से मिलकर के बनी होती है। दो तंत्र होते हैं जो क्लोरोफिल की संरचना का निर्माण करते हैं। पहला होता है स्ट्रोमा तंत्र, स्ट्रोमा सिस्टम, और दूसरा होता है ग्रेना सिस्टम। एक स्ट्रोमा सिस्टम होता है और दूसरा यहां ग्रेना सिस्टम होता है। जो स्ट्रोमा सिस्टम होता है, क्लोरोफिल की जो मैट्रिक्स होती है, क्लोरोफिल की जो मैट्रिक्स होती है जिसे अधात्री भी कहते हैं, ये अधात्री क्या कहलाती है? स्ट्रोमा कहलाती है। क्लोरोफिल की अधात्री क्या कहलाती है? स्ट्रोमा कहलाती है। ये पारदर्शी विलयन होता है जिसके अंदर प्रोटीन, लिपिड, प्लास्टोग्लोयूली, डीएनए, आरएनए, वाटर आदि उपस्थित होते हैं। ये सारी की सारी चीजें कहाँ होती हैं? इस सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित होते हैं। इनके साथ यहां ग्रेना सिस्टम भी उपस्थित होता है। ग्रेना सिस्टम भी कहाँ उपस्थित होता है? स्ट्रोमा सिस्टम के अंदर। जो मैट्रिक्स होती है, इस मैट्रिक्स के अंदर ही ग्रेना सिस्टम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रेना सिस्टम की। ग्रेना सिस्टम की संरचना की अगर हम बात करें तो ग्रेना सिस्टम के अंदर जो मेम्ब्रेन होती हैं, ये मेम्ब्रेन कैसी होती हैं? चौड़ी और चपटी होती हैं। ये चौड़ी और चपटी मेम्ब्रेन एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित हो जाती है। एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित हो जाती हैं और व्यवस्थित होकर के कुछ इस प्रकार की संरचनाएं बना लेती हैं। इस प्रकार की संरचनाएं बना लेती हैं। यहाँ ये जो संरचनाएं बन रही हैं, ये चौड़ी और चपटी संरचनाएं मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? थैलेकॉइड का निर्माण कर लेती हैं। तो ये जो संरचना बन रही है वो कौन सी होती है? थैलेकॉइड। जो मेम्ब्रेन थी, चपटी मेम्ब्रेन थी, ये समानांतर व्यवस्थित होकर के थैलेकॉइड का निर्माण कर लेती हैं। और जो थैलेकॉइड जो होते हैं, अगर इसके हम स्पेस की बात करें तो ये एक खोखली संरचनाएं होती हैं जिनके अंदर कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और ये संरचनाएं 10 से 30 एंगस्ट्रॉम की होती हैं। 10 से 30 एंगस्ट्रॉम व्यास की होती हैं। इनका जो व्यास पाया जाता है, ये व्यास 10 से 30 एंगस्ट्रॉम पाया जाता है। अब ये जो थैलेकॉइड है, ये थैलेकॉइड वापस से इनको हम एक रफली वे में बनाते हैं। मान लिया एक थैलेकॉइड, इसके पास में दूसरा थैलेकॉइड, तीसरा थैलेकॉइड, ऐसे मिल करके यहां पर ग्रेना का निर्माण कर लेते हैं। ग्रेना का ये सिंगल है, इसको हम ग्रेनम कह सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे उपस्थित होंगे और सबको मिलाकर के हम क्या कहेंगे? इन सबको ऑल ओवर मिलाकर के हम क्या कहेंगे? ग्रेना। अगर थैलेकॉइड का सिंगल बंडल प्रेजेंट है तो उसको हम ग्रेनम कहेंगे एक वचन, और बहुवचन में इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेना कहते हैं। तो यहाँ जो ये थैलेकॉइड प्रेजेंट है, ये 2 से लेकर के 100 तक हो सकते हैं। एक ग्रेनम के अंदर
2 से लेकर के 100 तक यहाँ थैलेकॉइड प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर हम ग्रेना की बात करें, ऑल ओवर ग्रेना की बात करें, तो एक सेल के अंदर 20 से 40 ग्रेना प्रेजेंट हो सकते हैं। एक सेल के अंदर 20 से 40 ग्रेना प्रेजेंट हो सकते हैं। कहीं ये 40 से 60 भी मिल जाता है ये डाटा, तो यहाँ 20 से 40 या 40 से 60 ग्रेना प्रेजेंट हो सकते हैं। थैलेकॉइड की संरचना अगर हम देखें तो इस प्रकार की होती है। इस प्रकार से कुछ थैलेकॉइड की संरचना होती है। इस थैलेकॉइड की जो आंतरिक झिल्ली होती है, इस आंतरिक झिल्ली पर कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। आंतरिक झिल्ली के ऊपर कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये है थैलेकॉइड। और ये जो पार्टिकल्स उपस्थित हैं ये कहलाते हैं क्वांटासोम। यहाँ पर जो पार्टिकल्स उपस्थित हैं ये पार्टिकल्स कहलाते हैं यहाँ क्वांटासोम। तो यहाँ थैलेकॉइड की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, जो अंदर की तरफ की जो मेम्ब्रेन होती है, उस पर कंप्लीटली पूरी ही सतह पर यहाँ पर क्वांटासोम उपस्थित होते हैं। और इन क्वांटासोम को पार्क और विगिन ने सबसे पहले देखा था। इन्होंने बताया था कि जो थैलेकॉइड होता है, इस थैलेकॉइड के अंदर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं और ये पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? क्वांटासोम पाए कहलाते हैं। अब इस क्वांटासोम के अंदर जो क्वांटासोम उपस्थित है, इस क्वांटासोम में क्लोरोफिल के एटम प्रेजेंट होते हैं। क्वांटासोम के अंदर क्लोरोफिल के एटम उपस्थित होते हैं और यहाँ एक ही क्वांटासोम में 2 से 30 क्लोरोफिल के एटम उपस्थित हो सकते हैं। एक क्वांटासोम के अंदर 2 से 30 क्लोरोफिल के एटम प्रेजेंट हो सकते हैं। ये जो एटम है, इन एटमों के मध्य में, इनके बिल्कुल मध्य में क्लोरोफिल ए का सेंटर उपस्थित होता है। क्लोरोफिल ए का क्रिया सेंटर उपस्थित होता है। इनके बीच में क्लोरोफिल ए उपस्थित होगा और इसके चारों तरफ यहां सहायक वर्णक उपस्थित होते हैं। और सहायक वर्णक क्यों होते हैं? कि अगर डायरेक्ट प्रकाश यहां पहुंच गया तो यहाँ पर क्लोरोफिल के एटम उसकी इंटेंसिटी को, प्रकाश की जो तीव्रता होती है, उस तीव्रता को ये सहन नहीं कर पाएंगे और क्या हो जाएंगे? वियोजित हो जाएंगे, विकृत हो जाएंगे। तो इस विकृति को बचाने के लिए यहाँ पर सहायक वर्णक पाए जाते हैं। इंटेंसिटी कम होने के बाद में ही लाइट कहाँ जाती है? अंदर की ओर। तो यहाँ पर रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल का क्वांटासोम के अंदर, और क्वांटासोम में भी क्लोरोफिल के अणुओं के सेंटर में। तो मेनली जो होता है वो इंपॉर्टेंट कौन होता है? क्वांटासोम। तो ये तो हो गई यहाँ पर ग्रेना सिस्टम की संरचना कि जो हमारे यहाँ ग्रेना सिस्टम प्रेजेंट है, इस ग्रेना सिस्टम की संरचना क्या होती है, कैसे ग्रेना सिस्टम निर्मित होता है। तो यहाँ इससे आगे देखते हैं कि जो क्लोरोफिल है, जो क्लोरोफिल सेल के अंदर पाया जा रहा है, ये ऑटोनॉमस होता है। ऑटोनॉमस होता है। और ये ऑटोनॉमस भी कैसा होता है? अर्ध, हाफ, अर्ध स्वायत्त शासी कोश का अंग होता है ये, हाफ ऑटोनॉमस होता है। और ये होता किस लिए? यहां इसका खुद का डीएनए होता है।
क्लोरोफिल के अंदर स्वतः का खुद का ही डीएनए पाया जाता है और ये डीएनए यहाँ पर इसकी जो आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं, इन आनुवंशिक सूचनाओं को अपने आप में निहित रखता है। जैसे कोशिका के अंदर खुद का डीएनए होता है, एक से कोशिका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जेनेटिक मटेरियल को ले जाने का कार्य करता है, उसकी सूचनाओं को ले जाने का कार्य करता है। ऐसे ही यहाँ ये डीएनए भी क्या करता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यहाँ इन सूचनाओं को लाने ले जाने का कार्य करता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ध स्वायत्तशासी, क्योंकि एक प्लास्टिड अपनी ही वृद्धि से, अपनी ही ग्रोथ से दूसरे प्लास्टिड का भी निर्माण कर लेता है। नए प्लास्टिड का निर्माण पूर्ववर्ती प्लास्टिड से हो जाता है। इन सभी कारणों की वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। इसके अलावा खुद का डीएनए तो है ही, डीएनए के साथ साथ यहाँ आरएनए भी होता है और 70S राइबोसोम भी होता है। ये चीज तो है ही, साथ ही साथ प्रोटीन निर्माण के लिए खुद की यूनिट भी है। तो ये प्रोटीन निर्माण के लिए भी कोशिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, खुद की प्रोटीन खुद ही निर्मित कर सकता है। तो यहाँ पर 70S राइबोसोम भी पाए जाते हैं। तो इन सब की वजह से यहाँ इसको हम क्या बोल रहे थे, ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स बोल रहे थे। साथ ही साथ यहाँ जो डीएनए प्रेजेंट है, इस डीएनए को यहाँ हम प्लास्टिडोम भी बोलते हैं, प्लास्टिडोम। इस डीएनए को यहाँ पर हम प्लास्टिडोम भी बोलते हैं। क्लोरोफिल में जो डीएनए प्रेजेंट होता है, केवल क्लोरोफिल के अंदर, हम इसको क्या बोलेंगे, प्लास्टिडोम कहेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ केमिकल कंपोजिशन में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होंगी, इसके रासायनिक संगठन में कौन कौन सी चीजें यहाँ पर उपस्थित होंगी। तो इसके रासायनिक संगठन में तो यहाँ हम क्लोरोफिल के रासायनिक संगठन की बात करते हैं। जो क्लोरोफिल का रासायनिक संगठन होता है, इस रासायनिक संगठन में प्रोटीन, वसा, डीएनए, आरएनए, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और कुछ यहाँ पर खनिज तत्व प्रेजेंट होते हैं। सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है जो 40 से 50% होती है, वसा 23 से 25% होती है, डीएनए 0.03% होता है, आरएनए 4% होता है, क्लोरोफिल 6 से 10% होता है, कैरोटीनॉइड्स 1 से 2% होते हैं और यहाँ पर सूक्ष्म मात्रा में जैसे Fe है, Mn है, मैंगनीज है, कॉपर है, जिंक है, तो ये सारे यहाँ पर खनिज तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि यहाँ जो हमने स्ट्रक्चर देखा था, यहाँ हमने जो स्ट्रक्चर देखा था, इस संरचना में यहाँ जो ग्रेना तंत्र होता है, हमने एक को क्या कहा था, ग्रेनम, जहां 2 से लेकर के 100 थैलेकॉइड एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, वो एक पूरी की पूरे जो बंडल था वो हमने ग्रेनम बोला था। तो यहाँ पर जो सभी ग्रेनम हैं जो ग्रेना तंत्र का निर्माण कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे के साथ में किस प्रकार बाउंड हैं, कैसे एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये सबसे बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन, अंदर की ओर इनर मेम्ब्रेन और दोनों के मध्य में पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस उपस्थित है। ये तो हो गई इसकी आउटर संरचना की बात, या फिर कहें कि जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है उसकी बात। नेक्स्ट, यहाँ पर जो थैलेकॉइड होते हैं, वो थैलेकॉइड इस प्रकार से बंडल के रूप में 2 से 200 तक या 100 तक प्रेजेंट हो सकते हैं। इस प्रकार से बंडल्स के रूप में पूरे के पूरे क्लोरोफिल के अंदर ये फैले हुए होते हैं। पूरा
सिस्टम है तो सिस्टम का मतलब ही क्या होता है कि एक दूसरे से कनेक्टिविटी है, एक दूसरे के साथ में ये कनेक्ट हैं। अब ये एक दूसरे के साथ में कैसे कनेक्ट हैं, किसके जरिए कनेक्ट हैं, तो देखिए यहाँ ये एक दूसरे के पास में इस प्रकार की कुछ संरचनाएं मिलती हैं जिनके जरिए ये क्या होते हैं, कनेक्ट। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है, जो नलका रूपी जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये नलका रूपी संरचनाएं फ्रंट चैनल कहलाती हैं। नलका रूपी संरचनाएं क्या कहलाते हैं, फ्रंट चैनल, या कहें इनको स्ट्रोमा लैमेली भी कहते हैं। स्ट्रोमा लैमेली या फ्रंट चैनल, या तो फ्रंट चैनल या स्ट्रोमा लैमेली, ये एक दूसरे को यहाँ कनेक्ट करते हैं। पूरा की पूरा ग्रेना सिस्टम एक दूसरे से यहाँ पर कनेक्ट होता है, चाहे यहाँ ग्रेना की संख्या 20 हो, 40 हो या पूरी 60 हो या फिर और भी ऊपर नीचे हो, तो पूरा की पूरा जो ग्रेना सिस्टम है वो फ्रंट चैनलों के द्वारा, स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होता है। अब यहाँ पर ऑटोनोमस है, ऑटोनोमस है तो यहाँ डीएनए उपस्थित होगा, और डीएनए भी कैसा होता है, नेक्ड। नग्न डीएनए पाया जाता है, नेक्ड डीएनए उपस्थित होता है। डीएनए के साथ में यहाँ आरएनए भी उपस्थित होगा। राइबोसोम यहाँ दो स्थितियों में मिलते हैं। एक तो वो राइबोसोम जो मैट्रिक्स के अंदर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, ये कौन से हैं, फ्री राइबोसोम, और दूसरे वो राइबोसोम जो इन फ्रंट चैनलों पर बाउंड अवस्था में पाए जाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, बाउंड राइबोसोम। यहाँ राइबोसोम दोनों अवस्था में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम के अलावा यहाँ जगह जगह, हमने क्या बताया था जब मैट्रिक्स को पढ़ा था कि यहाँ लिपिड, प्रोटीन, प्लास्टोग्लोब्यूली, ये सारी चीजें इसमें उपस्थित होती हैं। तो यहाँ स्टार्च, प्रोटीन, प्लास्टोग्लोब्यूली, ये सारी चीजें भी यहाँ पर उपस्थित होंगी। तो ऑल ओवर स्ट्रक्चर अगर हम क्लोरोफिल का देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है, जिसकी मैट्रिक्स के अंदर, ये कंप्लीट मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक ग्रेना सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट है। ग्रेना सिस्टम इस मैट्रिक्स में तैरती हुई अवस्था में गए या फिर कहें कि अर्ध तरल अवस्था में ये प्रेजेंट है, तो लिक्विड होता है उसके अंदर यह ग्रेना सिस्टम यहाँ पर पड़ा हुआ इसके अंदर रहता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने जब रिएक्शन पढ़ी होंगी, डार्क रिएक्शन और ये तो इनके जो एंजाइम्स होते हैं वो यहाँ इस स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्लोरोफिल डबल मेम्ब्रेन यूनिट से कवर्ड होता है, जिसके अंदर ग्रेना तंत्र स्ट्रोमा के अंदर पड़ा हुआ यहाँ पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्यों की, कि क्लोरोफिल के कार्य क्या क्या है, कौन कौन से कार्यों को क्लोरोफिल संपन्न कर रहा है। अगर इसके हम कार्यों की बात करें तो सबसे पहला एक ही चीज हमारे दिमाग में आती है, फोटोसिंथेसिस। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, करीबन 6th क्लास में बता दिया जाता है
फोटोसिंथेसिस कि पादपों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है। तो देखिए, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सबसे पहले तो जो प्रकाश ऊर्जा है, उस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा रहा है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। वातावरण में जो CO2 है, इस CO2 का प्रकाश संश्लेषण से स्थिरीकरण हो रहा है। CO2 का स्थिरीकरण हो रहा है और CO2 के स्थिरीकरण के साथ ही जो जल होता है, इस जल का होता है प्रकाशीय अपघटन। जल का होता है प्रकाशीय अपघटन। तो जल क्या होगा? टूट जाएगा। यहां ये क्रियाएं सारी एक साथ ही संपन्न हो रही हैं। जब CO2 का स्थिरीकरण होगा, उसी वक्त प्रकाश का भी क्या होगा, जल का भी क्या होगा? प्रकाशीय अपघटन। तो यहाँ पर इसके स्थिरीकरण से, CO2 के स्थिरीकरण से यहां बनती है C6H12O6 प्लस O2, साथ में एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, इस CO2 का स्थिरीकरण किसमें हो गया? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो यहां CO2 के स्थिरीकरण से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो गया। यहां स्थिरीकरण में जो प्रकाशीय अपघटन से H+ आयंस हमको मिले थे, वो यह कार्बोहाइड्रेट निर्माण में काम में आ गए और यहाँ इस जल के अपघटन से क्या हो गई? ऑक्सीजन वातावरण में फ्री हो जाती है। तो यहाँ प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का भी निर्माण हो रहा है, खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है, भोज्य पदार्थ का निर्माण हो रहा है, क्योंकि हम लोग किस पर डिपेंड हैं? इस पर और इस पर। प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं और हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं, और ऑक्सीजन के लिए तो प्लांट्स पर डिपेंड है ही। तो यहाँ पर CO2 की स्थिरीकरण हो रहा है। जो वातावरण की CO2 है, जो एक्सिस में प्रेजेंट है, इस वातावरण की CO2 को ये ठिकाने लगा रहे हैं। किसके जरिए? CO2 के स्थिरीकरण के जरिए। तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहे हैं, प्रकाश के जलीय अपघटन से ऑक्सीजन फ्री हो रही है और इसका यहाँ पर स्थिरीकरण हो रहा है। इसके साथ साथ फोटो रेस्पायरेशन, कुछ प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पायरेशन की क्रिया भी होती है। प्रकाशीय श्वसन, क्या बोलते हैं इसको? प्रकाशीय श्वसन। प्रकाशीय श्वसन में क्लोरोफिल, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम, तीनों ही उपस्थित होते हैं। यहाँ इन तीनों के अंदर प्रकाशीय श्वसन की क्रिया होती है। ये वो कंडीशन है जब प्रकाश बहुत तेज है, इंटेंसिटी बहुत हाई है, और प्लांट्स के अंदर, सभी प्लांट्स में नहीं होती है। तो यहाँ प्लांट्स के अंदर क्या होगा कि जो हरित लवक है, जो क्लोरोफिल है, वो क्या हो जाता है? विकृत हो जाता है। और उस कंडीशन में यहाँ पर कौन सी होती है? प्रकाशीय श्वसन की क्रिया होती है। नेक्स्ट, जब मैंने लवक पढ़ाए थे शुरू में, तो बताए थे अवर्णी लवक, जिन्हें क्या बोल रहे थे हम? ल्यूकोप्लास्ट। यहाँ जो अवर्णी लवक होते हैं, ये अवर्णी लवक संचय का कार्य करते हैं। संचय का कार्य, तेल, स्टार्च, प्रोटीन या विभिन्न पदार्थों के संचय का कार्य अवर्णी लवकों के द्वारा किया जाता है। क्लोरोफिल को छोड़ करके जो वर्णी लवक होते हैं,
क्लोरोफिल को छोड़ करके जो वर्णी लवक होते हैं, ये वर्णी लवक पॉलिनेटर्स को परागणकारी, पॉलिनेटर्स क्या होते हैं? परागणकारी, मधुमक्खी, ततैया, छोटे पक्षी, चिड़िया वगैरह, तो ये जो परागणकारी होते हैं, इन परागणकारियों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं, जिससे परागण की क्रिया, जहां क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया होती है, वो क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया अच्छी तरह से संपन्न हो जाए। तो यहाँ वर्णी लवक इन पॉलिनेटर्स को पॉलिनेशन के लिए अपनी ओर अट्रैक्ट करने का भी कार्य करते हैं, क्योंकि जो पुष्प वगैरह होते हैं, फूल जो होते हैं, इन फूलों में जो तरह तरह के हमको कलर जो दिखाई देते हैं, जो चटक रंग होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? वर्णी लवक के कारण यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ जो क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल के सारे कार्य होते हैं, जिनके जरिए विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को, प्रकाश ऊर्जा को विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए ये परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनल्स आता है आपका, अंगक कोश का अंगक आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, तो स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर माइटो प्लस कॉन्ड्रियन दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है माइटो और दूसरा होता है कॉन्ड्रियन। जो माइटो है इसका मतलब होता है धागा, ग्रीक वर्ड है ये, इसका मतलब होता है धागा, और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल, कणिका। जो धागे समान संरचनाएं होती हैं, ये धागे समान संरचनाएं क्या कहलाती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती हैं। इनके इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो इसके इतिहास में सबसे पहले यहां पर कॉलीकर का नाम आता है कि कॉलीकर ने कीट की पेशियों के अंदर, कीट की पेशियों में सबसे पहले इसको देखा था, इतिहास, कीट की रेखित पेशियों में देखा था, लेकिन यहाँ कुछ नाम और भी आते हैं, जैसे बेंडा, माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया था वो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था बेंडा में। अल्टमान ने बताया था कि धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इन्होंने कोई नाम नहीं दिया था, धागे जैसी संरचनाएं यहाँ पर पाई जाती हैं, और ये धागे जैसी जो संरचनाएं होती हैं, ये यहाँ पर कुछ विशेष कार्यों को यहाँ संपन्न करती हैं। इसके अलावा इन्होंने एक नाम और भी दिया था, इन्होंने इसको बायोप्लास्ट कहा था। इसको क्या कहा था इन्होंने? बायोप्लास्ट। और फ्लेमिंग ने इनको केवल थ्रेड लाइक संरचना कहा था, थ्रेड लाइक संरचना, स्ट्रक्चर। तो ये तो इनका छोटा मोटा इतिहास हो गया कि किसने इनको क्या कहा। नेक्स्ट देखते हैं ये कहाँ उपस्थित पाई जाती हैं और कहाँ अनुपस्थित पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर।